इस विस्तृत विश्लेषण में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सिर्फ कुछ पन्नों के नोट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य विज्ञान के बारे में है जो हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था को चलाता है। बिल्कुल। आज हम एग्रीकल्चरल मीटियोरोलॉजी एसेंशियल्स यानी कृषि मौसम विज्ञान के मूल तत्वों का बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। और ये चर्चा उन उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है जो बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। हाँ, पीपीआई और पीपीएस के लिए। सही कहा। स्रोत सामग्री में दी गई हर एक जानकारी परीक्षा के लिए तो हाई यील्ड है ही, साथ ही प्रकृति के काम करने के तरीके को समझने का एक बेहतरीन जरिया भी है। बिल्कुल। और चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य से करते हैं। क्या ये मालूम है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल जलवाष्प यानी वाटर वेपर? वाटर वेपर, वो वैश्विक जल आपूर्ति का मात्र 0.001% है। मतलब 0.001% है। हाँ, पूरी दुनिया के पानी का 1% का भी बहुत छोटा सा हिस्सा बस हवा में तैर रहा है। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर इसे एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखा जाए तो प्रकृति का ये संतुलन बेहद बारीक लगता है। बहुत संवेदनशील भी। पृथ्वी पर मौजूद महासागरों, ग्लेशियरों और नदियों के विशाल जल भंडार के मुकाबले ये 0.001% नमी सुनने में भले ही नगण्य लगे, लेकिन यही वो सूक्ष्म मात्रा है जो पूरी दुनिया की कृषि व्यवस्था का पहिया घुमाती है। बिल्कुल। इसी नमी के आधार पर यह तय होता है कि खेतों में बीज कब अंकुरित होंगे, फसलें कब पकेंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कीटों का जीवन चक्र। हाँ, कीटों का जीवन चक्र कैसे आगे बढ़ेगा। मौसम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आसमान साफ है या बादल छाए हैं। सही बात है। जब कृषि के संदर्भ में वायुमंडलीय स्थितियों की बात होती है तो ये सीधे तौर पर पौधों के स्वास्थ्य और एंटोमोलॉजिकल लाइफ साइकिल्स को प्रभावित करती है, यानी कीटों के जीवन चक्र को नियंत्रित करने वाले तंत्र को। हाँ, नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि कीटों का प्रसार या जिसे पेस्ट प्रोलिफरेशन कहते हैं वो पूरी तरह से मौसम के कुछ खास चरों पर निर्भर करता है। और उन चरों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 चर कौन से हैं? पहला है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, दूसरा वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन, और तीसरा है तापमान यानी टेम्परेचर। एक प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर के लिए इन तीनों का सटीक संतुलन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव भी बहुत असर डाल सकता है। बिल्कुल। एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि किसी खेत में तापमान में अचानक से 2 डिग्री की गिरावट आ जाती है। अच्छा। ऐसा बदलाव फंगस या किसी विशिष्ट कीट की आबादी को रातों रात कई गुना बढ़ा सकता है। मतलब इन चरों को सिर्फ मौसम के हाल की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, इन्हें फसलों के लिए एक जैविक ट्रिगर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो चलिए हवा में मौजूद इसी नमी के गणित को डिकोड करते हैं। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के प्रकार। दैनिक जीवन में और कृषि में जिस पैमाने का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसे एक बहुत ही सीधे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है। हवा में अभी कितना जलवाष्प मौजूद है और वो हवा अधिकतम कितना जलवाष्प सोख सकती है, यानी उसके संतृप्ति या सैचुरेशन होने की क्षमता क्या है, इन दोनों का अनुपात। इसका सूत्र परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि हवा में मौजूद जलवाष्प को संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प से भाग दिया जाता है और फिर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है ताकि 1% का आंकड़ा मिल सके। बिल्कुल। और यही प्रतिशत ही वो पैमाना है जो मौसम की रिपोर्ट में अक्सर सुनने को मिलता है। जैसे अगर कोई कहे कि 80% नमी है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि हवा अपनी क्षमता का 80% पानी सोख चुकी है। समझ गया। लेकिन जब हम वैज्ञानिक मापन और विशेषकर बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के स्तर की बात करते हैं तो सिर्फ रिलेटिव ह्यूमिडिटी से काम नहीं चलता। वहाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, और यहीं पर एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच का वो सूक्ष्म अंतर सामने आता है जहाँ अक्सर बहुत से लोग उलझ जाते हैं। ये उलझन इसलिए भी होती है क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। मैं इसे स्पष्ट करती हूँ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हवा के एक निश्चित आयतन यानी वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम में मौजूद जलवाष्प के वास्तविक द्रव्यमान या मास के रूप में देखा जाता है। तो इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई ग्राम प्रति घन मीटर होती है, यानी GM3। अच्छा।
इसे ऐसे विजुलाइज किया जा सकता है कि अगर हवा का एक घन मीटर का डब्बा लिया जाए तो उस डिब्बे के अंदर कितने ग्राम पानी वाष्प के रूप में मौजूद है। बिल्कुल सही। वहीं दूसरी तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, जो आयतन की नहीं बल्कि द्रव्यमान की बात करती है। हवा के द्रव्यमान की। हाँ, यह हवा के प्रति इकाई द्रव्यमान में जल वाष्प का द्रव्यमान है। तो इसकी इकाई ग्राम प्रति किलोग्राम होगी। एकदम सही, GkG। मतलब वॉल्यूम की जगह मास का इस्तेमाल। हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ इकाइयों का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। वो क्या है? देखिए, जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है और उसका आयतन बढ़ जाता है। मतलब डिब्बे का आकार बढ़ गया। हाँ, ऐसे में डिब्बे का आकार तो बढ़ गया, लेकिन पानी की मात्रा उतनी ही रही, जिससे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का आंकड़ा बदल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन चूंकि तापमान बदलने से हवा का कुल वजन या द्रव्यमान नहीं बदलता, इसलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमेशा स्थिर रहती है। एकदम सही पकड़ा। यही कारण है कि वैज्ञानिक गणनाओं में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को एक बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय पैमाना माना जाता है। परीक्षा के नजरिए से बस ये याद रखना है कि जहां आयतन या वॉल्यूम आए वहां gm³, और जहां द्रव्यमान या मास आए वहां GkG। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हवा में मौजूद ये नमी जब एक सीमा से ज्यादा भारी हो जाती है तो वो बादलों से नीचे गिरने लगती है, जिसे प्रेसिपिटेशन या वर्षा कहते हैं। हाँ, प्रेसिपिटेशन केवल बारिश की बूंदों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके तरल, ठोस और निलंबित रूप होते हैं। मतलब लिक्विड, सॉलिड और सस्पेंडेड फॉर्म्स। हाँ, और इनके बीच का अंतर बहुत ही सटीक आंकड़ों पर आधारित है। चलिए पहले तरल वर्षा की बात करते हैं। इसे बूंदों के आकार या ड्रॉपलेट साइज से पहचाना जाता है ना? हाँ, अगर पानी की बूंद का आकार 0.5 मिलीमीटर से लेके 6 मिलीमीटर के बीच है तो उसे आधिकारिक तौर पर बारिश या रेन कहा जाएगा। बिल्कुल, ये 0.5 मिलीमीटर का थ्रेशोल्ड बहुत अहम है। अगर बूंदों का आकार 0.5 मिलीमीटर से जरा सा भी कम हो गया तो मौसम विज्ञान की भाषा में वो बारिश नहीं बल्कि बूंदाबांदी कहलाएगी। ड्रिजल। हाँ, ड्रिजल। कृषि के नजरिए से इन दोनों का प्रभाव अलग होता होगा। बहुत अलग होता है। तेज बारिश मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकती है, मिट्टी का कटाव कर सकती है, जबकि बूंदाबांदी मिट्टी में धीरे धीरे रिसकर नमी को लंबे समय तक बरकरार रखती है। सही कहा। तरल रूपों के बाद ठोस रूपों की बारी आती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौतिक प्रक्रिया देखने को मिलती है। आप सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सब्लिमेशन। स्रोत सामग्री बताती है कि बर्फ, जिसे स्नो कहा जाता है, वो पानी के जमने से नहीं बनती। ये एक बहुत बड़े गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। बल्कि ये सीधे सब्लिमेशन की प्रक्रिया से बनने वाले आइस क्रिस्टल हैं। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में जल वाष्प, जो एक गैस है, वो बिना तरल अवस्था में बदले सीधे ठोस बर्फ में तब्दील हो जाता है। मतलब भाप से सीधा बर्फ, पानी की अवस्था बीच में आती है नहीं। हाँ, यही सब्लिमेशन है। इसके अलावा संघनन या कंडेंसेशन से बनने वाले दो और रूप हैं, ओस और पाला। ड्यू और फ्रॉस्ट। जब हवा में मौजूद नमी ठंडी सतहों जैसे कि पौधों की पत्तियों पर आकर संघनित होती है और छोटी बूंदों का रूप ले लेती है तो वो ओस है। लेकिन अगर तापमान 0 या जमाव बिंदु से नीचे चला जाए तो क्या होगा? तो यही नमी सतहों पर बर्फ के रूप में जम जाती है, जिसे नोट्स में एक खास शब्द दिया गया है, फीदरी डिपॉजिट। हाँ, फीदरी डिपॉजिट, पंखदार जमाव। यही पाला या फ्रॉस्ट है। ये फसलों के लिए तो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि यह पौधों के ऊतकों को अंदर से जमाकर नष्ट कर देता है, कोशिकाएं फट जाती हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेशन का एक और रूप है जो जमीन तक पहुंचने के बजाय हवा में ही अटका रहता है, सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स या निलंबित बूंदे। हाँ, इसमें कोहरा और धुंध शामिल हैं, फॉग और मिस्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको मापने की इकाई मिलीमीटर से बदलकर माइक्रोन हो जाती है। माइक्रोन, जिसे म्यू के चिन्ह से दर्शाते हैं। सही कहा। कोहरे को 1 से 50 माइक्रोन आकार की बूंदों वाले एक पतले बादल के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 से 50 माइक्रोन। हाँ, ये इतना सघन होता है कि दृश्यता या विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और धुंध इससे थोड़ी अलग होती है। धुंध में बूंदों का आकार बड़ा होता है। ये 50 से 150 माइक्रोन के बीच होता है। मतलब बूंदें बड़ी हैं, लेकिन ये कोहे की तुलना में पतला होता है। बिल्कुल, इसमें दृश्यता अपेक्षाकृत बेहतर होती है। या फिर से मुझे वो 0.001% वाला तथ्य याद आ रहा है। प्रासंगिक भी है। वही नगण्य सी नमी माइक्रोन के आकार की बूंदों में बटकर पूरी प्रकृति को एक चादर से ढक लेती है।
और कृषि में इन सूक्ष्म बूंदों का आकार बहुत मायने रखता है। ये तय करता है कि फफूंदनाशक या कीटनाशक स्प्रे पत्तियों पर कितनी अच्छी तरह चिपकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। नमी और वर्षा के इस पूरे तंत्र को जो एक चीज चलाती है वो है मौसम का सबसे प्राथमिक चर, तापमान। टेम्परेचर। तापमान ही वो ऊर्जा है जो पर्यावरण में बदलाव लाती है और जिसे एग्रीकल्चरल पेसिंग कहा गया है, उसे निर्धारित करती है। एग्रीकल्चरल पेसिंग का मतलब है कि एक बीज के फूटने से लेकर उसके पौधे बनने और फल देने तक की गति। हाँ, और ये पूरी तरह से तापमान से तय होती है। तापमान के इतने महत्वपूर्ण होने के कारण ही इसे मापने के लिए बेहद सटीक पैमानों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। परीक्षा के सिलेबस में 3 मुख्य पैमानों को शामिल किया गया है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। चलिए सेल्सियस से शुरू करते हैं। ये एसआई यूनिट है। इसमें पानी का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से लेकर रोजमर्रा की मौसम रिपोर्ट तक इसका ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को एक दूसरे में बदलने के सूत्र अक्सर उलझाव पैदा करते हैं। हाँ, परीक्षा में इस पर सीधे सवाल आते हैं। नोट्स में दिया गया सूत्र है C बराबर F-32 और फिर उस पूरे को 5/9 से गुणा करना। अगर बातचीत की भाषा में समझें तो फ़ारेनहाइट के तापमान में से पहले 32 घटाना होता है और फिर जो संख्या आए उसका लगभग आधा करना होता है। सटीक मान के लिए 5/9 से गुणा किया जाता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही। लेकिन इन दोनों से अलग एक तीसरा पैमाना है जो थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी के बिल्कुल मूल में जाता है। केल्विन स्केल? हाँ, इसे पूर्ण तापमान या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। केल्विन स्केल की शुरुआत 0 डिग्री केल्विन से होती है, जिसे एब्सोल्यूट 0 कहा गया है। ये भौतिक विज्ञान की वो सैद्धांतिक स्थिति है जहां पदार्थों के अणुओं की कोई गतिविधि नहीं होती। मतलब नो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। बिल्कुल। अणु पूरी तरह से जम जाते हैं और उनके भीतर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये कल्पना करना भी रोमांचक है कि एक ऐसा बिंदु जहां आणविक स्तर पर सब कुछ ठहर जाता है। केल्विन स्केल में पानी का गलनांक 273 डिग्री केल्विन है और भाप बिंदु यानी स्टीम पॉइंट 373 डिग्री केल्विन है। और सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र बहुत आसान है। बस तापमान में 273 जोड़ना होता है ना? हाँ, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। और क्योंकि ये पैमाना एब्सोल्यूट 0 से शुरू होता है इसलिए इसमें कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगता। सही कहा। तापमान 0 से नीचे जा ही नहीं सकता। तापमान के ये पैमाने तब तक सिर्फ कागज पर लिखे सिद्धांत हैं, जब तक कि इन्हें सटीक उपकरणों से मापा ना जाए। इसी को इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। खेतों में काम करने वाले अधिकारियों को इसकी गहरी समझ होनी चाहिए। दिन के चरम तापमान को मापने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। और इनकी कार्यप्रणाली में उपयोग होने वाले तरल पदार्थ परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत ज्यादा। नोट्स में साफ तौर पर बताया गया है कि दिन का उच्चतम तापमान मापने वाले मैक्सिमम थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। मर्क्यूरी का, क्योंकि पारा गर्मी पाकर बहुत आसानी से और समान रूप से फैलता है। वहीं न्यूनतम तापमान मापने के लिए मिनिमम थर्मामीटर के बल्ब में पारे की जगह अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, पारे का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट लगभग -38 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी बहुत ज्यादा ठंड होने पर पारा खुद जम सकता है। बिल्कुल। इसके विपरीत अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जमता। अच्छा। इसलिए ठंडी रातों में सबसे कम तापमान को सटीकता से दर्ज करने के लिए अल्कोहल एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। हवा के तापमान के अलावा कृषि में एक और चीज बहुत मायने रखती है, मिट्टी का तापमान। सॉइल टेम्परेचर। हाँ, इसके लिए खास सॉइल थर्मोमीटर बनाए गए हैं जो भूमिगत या सबटेरेनियन तापमान मापते हैं। इस थर्मोमीटर में भी पारे का उपयोग होता है, लेकिन इसकी बनावट में एक खास बात होती है। बल्ब के ठीक ऊपर एक मोड़ या बेंड होता है। हाँ, यह मोड़ इसलिए दिया जाता है ताकि जब थर्मोमीटर को मिट्टी से बाहर निकाला जाए तो पारा तुरंत नीचे ना गिरे। बिल्कुल। और अधिकारी को रीडिंग लेने का पर्याप्त समय मिल सके। इसके अलावा आधुनिक कृषि में कुछ उन्नत उपकरणों का उपयोग भी होने लगा है। आप थर्मोकपल्स की बात कर रहे हैं? हाँ, थर्मोकपल्स। ये उपकरण कांच और पारे के बजाय थर्मो इलेक्ट्रिक और रेजिस्टेंस के सिद्धांतों पर काम करते हैं। ये इतने संवेदनशील होते हैं कि मिट्टी के तापमान में होने वाले बहुत ही मामूली बदलावों को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से पकड़ लेते हैं, जिससे कीटों के भूमिगत अंडों के फूटने के समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। सही कहा।
ये सारी जानकारी जो हमने अभी डिस्कस की एक मजबूत नींव की तरह है। बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा से सबसे हाई यील्ड तथ्यों को एक बार फिर से एक साथ रखा जाए तो कुछ प्रमुख आंकड़े उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि आयतन के साथ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी GM³ और द्रव्यमान के साथ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी GkG, बारिश और बूंदाबांदी के बीच 0.5 मिलीमीटर का वो निर्णायक अंतर, कोहरे के लिए 1 से 50 माइक्रोन और धुंध के लिए 50 से 150 माइक्रोन की सीमाएं, और उपकरणों में मैक्सिमम के लिए पारा, मिनिमम के लिए अल्कोहल। और सॉइल थर्मोमीटर का वो विशेष मोड। ये केवल रटने वाले तथ्य नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो मैट्रिक्स है जो खेतों की वास्तविकता को संख्याओं में बदलते हैं। एक अधिकारी जब फील्ड में इन पैमानों को मापता है तो वो असल में प्रकृति की धड़कन को पढ़ रहा होता है। इसी आधार पर यह तय होता है कि किस बीमारी का प्रकोप होने वाला है और कौन सी निवारक रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? आज के दौर में जब जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है और मौसम के पैटर्न अप्रत्याशित होते जा रहे हैं, हाँ, ये तो हम सब देख रहे हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में कृषि मौसम विज्ञान के इन बेहद सटीक पैमानों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। जब दुनिया भर का तापमान अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच रहा है, तो क्या 0.5 मिलीमीटर का वो थ्रेशहोल्ड या कीटों के पनपने के लिए आवश्यक तापमान की वो सीमाएं हमेशा के लिए स्थिर रह पाएंगी? या प्रकृति हमें अपने विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगी? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ कृषि मौसम विज्ञान के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सफर का हिस्सा बनने वाले हर श्रोता का धन्यवाद। ज्ञान की ये खोज और प्रकृति को समझने का ये प्रयास हमेशा निरंतर रहना चाहिए।